हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था विथ इलस्ट्रेशन नंबर 2। हमने ऑलरेडी उसके फॉर्मेट बनाया था एंड हमने 13 तारीख तक सारी एंट्रीज को पोस्ट किया था। ये सर नो 13 तारीख एडवांस टू अरुण, 500 हमने अमाउंट पेड में लिखा था एंड 500 हमने लेजर में लिखा था। तो वी आर डन टिल ऑलरेडी 13 तारीख तक हमारा कंप्लीट हो गया है। अब 13 तारीख के आगे बढ़ते हैं, प्लस हमें यहाँ पर क्या करना है, इस कैश बुक को या पेटी कैश बुक को हमें क्लोज भी करना है, बैलेंसिंग। तो हम बची हुई ट्रांजैक्शंस को पोस्ट करते हैं एंड एंड में इस क्वेश्चन को बैलेंस करते हैं। इज इट क्लियर? दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 2। ऑलरेडी हमारा 13 तारीख तक के ट्रांजैक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं। 13 तारीख के बाद चलते हैं 16 तारीख की ट्रांजैक्शन। पेड फॉर कैरेज एंड कार्टेज 180। वेरी सिंपल, मैंने कैरेज एंड कार्टेज के लिए 180 रुपीज पे किया। तो 16 तारीख की ट्रांजैक्शन में उठा रहा हूं, मैं आ रहा हूं पर्टिकुलर्स में, लिख रहा हूं 16 तारीख बाय कैरेज एंड कार्टेज, अमाउंट में 180। दिस इज माय फर्स्ट। एंड जो अब अमाउंट है 180 उसको मैं उठा के कैरेज एंड कार्टेज यानी कि उसके एनालिटिकल कॉलम में भी लिख रहा हूं 180। तो 180 मैंने अमाउंट पेड में भी लिखा, एनालिटिकल कॉलम में भी लिखा। किसके लिए पे किया है? कैरेज कार्टेज, उन्होंने खुद कहा है कैरेज कार्टेज। तो कैरेज कार्टेज के कॉलम में भी मुझे 180 रुपीज लिखने पड़े, राइट। तो सिंपल सी ट्रांजैक्शन थी, 16 तारीख आपने की होगी, यस और नो। 16 तारीख के बाद चलते हैं 19th को। परचेस चेयर फॉर ऑफिस यूज। मैंने क्या खरीदा? चेयर खरीदा, राइट। अब ध्यान से सुनो, मैं चेयर खरीदने के लिए वो 300 रुपीज दे रहा हूं, 300 रुपये दे के मैंने चेयर खरीदी। चेयर इज आर एसेट। एसेट है, प्रॉपर्टी है, क्योंकि वो 3, 4, 5, 10, 15, 20 साल तक भी चल सकती है, मतलब वो बिजनेस में रहेगी। इट इज़ नॉट लाइक खर्चा कि मैंने स्टेशनरी खरीदी या मैंने स्टैम्प्स खरीदे, वो एक बार खरीदे खत्म हो गया। यस और नो, यू कैन नॉट यूज अगेन। एक बार स्टैम्प मैंने इस पर लगा दिया, लेटर पर लगा दिया या एनवलप पे लगा दिया, यूज हो गया। इट कैन नॉट बी रीयूज्ड अगेन। Yes or no? So the items which cannot be reused again is my expense, but the item which I am going to use again and again into my business is my asset. मैंने आपको जर्नल एंट्री के चैप्टर में कहा था कि गुड्स एंड एसेट्स का डिफरेंस समझो। आप अगर आप किराने माल की दुकान में जाओगे तो जो वेइंग मशीन है इज देयर एसेट, यस और नो। जो काउंटर है वो उनकी एसेट है। जो डिस्प्ले करने के लिए उन्होंने कुछ मटेरियल रखा है तो उनकी एसेट है, यस और नो। या जो उनका डीप फ्रीजर है वो उनका एसेट है। या जो कंटेनर जिसमें वो गेहूं या चावल स्टोर कर रहे हैं वो उनका एसेट है, तो प्रॉपर्टी है, यस और नो। जो दुकानदार है, जो ओनर है, उसने अपने बैठने के लिए वहां पर चेयर रखी है तो चेयर भी उसकी, वो उसने बेचने के लिए नहीं रखी है, वो यूज करने के लिए रखी है, तो चेयर इज एसेट। तो सेम वे यहाँ पर पेटी कैशियर ने कहा कि मैंने 300 रुपये दे के चेयर खरीदी, तो चेयर इज नॉट एक्सपेंस, चेयर इज एसेट। इज इट क्लियर? तो ये दिमाग में है। तो अब पहले तो इसकी एंट्री करते हैं। एंट्री किस प्रकार होगी? तो मैं पैसे दे के चेयर खरीद रहा हूं, तो पैसे तो जा रहे हैं, यानी कि खर्चा हो रहा है, पेमेंट हो रहा है। तो पहले मैं क्या कर रहा हूं, 19 तारीख की ट्रांजैक्शन उठा रहा हूं, पर्टिकुलर्स में लिख रहा हूं 19, उसके आगे बाय चेयर, क्या लिख रहा हूं? बाय चेयर। यू कैन राइट बाय चेयर परचेस्ड, राइट। अमाउंट पेड में मैंने 300 लिखे। अब इन्हीं 300 रुपए को मैं उठा के लेजर कॉलम में लिखूंगा। कौन से कॉलम में लिखूंगा? लेजर में 300 रुपीज। तो जैसे मैंने इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए कहा था कि कोई भी पर्सनल अकाउंट की एंट्री एंड कोई भी एसेट यानी कि रियल अकाउंट की एंट्री विल गो टू द लेजर कॉलम। तो लेजर में हमें पर्सनल, मतलब अरुण को एडवांस दिया था वो पर्सनल है, यस और नो। या किशोर को एडवांस दिया, या स्वीटी को एडवांस दिया, या महेश को एडवांस दिया, सो वी आर पेइंग टू द पर्सन, इट इज पर्सनल अकाउंट की एंट्री, राइट इन लेजर अकाउंट। इफ यू आर बाइंग एन एसेट, इट इज अ रियल अकाउंट, चेयर इज अ रियल अकाउंट, तो रियल अकाउंट की एंट्री यू हैव टू राइट इन दी लेजर अकाउंट या लेजर के कॉलम में। तो इसलिए मैंने 300 रुपये उठाए एंड लेजर के कॉलम में लिखे 300 रुपीज। तो 19 तारीख 19 तारीख की एंट्री शुड लुक लाइक दिस, बाय चेयर, अमाउंट कॉलम में 300 एंड लेजर कॉलम में 300। इज इट क्लियर? तो चलते हैं 19th के बाद 22nd को। 22nd कह रहे हैं परचेस स्टैम्प पैड पेपर एंड पेंसिल, नथिंग बट इट इज माई प्रिंटिंग स्टेशनरी का खर्चा 170। सिंपल है, स्टैम्प पैड, पेंसिल, पेपर, ये सारी चीजें क्या है? स्टेशनरी आइटम्स है। तो मैं 22 तारीख की ट्रांजैक्शन उठा रहा हूं, मैं आ रहा हूं डेट कॉलम में लिख रहा हूं 22, उसके आगे बाय स्टैम्प पैड पेपर एंड पेंसिल, अमाउंट में 170 एंड इसके साथ साथ में इसको कहाँ रिकॉर्ड करूंगा? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के कॉलम में 170। तो मैंने दो अमाउंट लिखी, एक बार अमाउंट कॉलम में लिखा, एक बार मैंने प्रिंटिंग स्टेशनरी दैट इज एनालिटिकल कॉलम में मैंने 170 लिखा। इज इट क्लियर? तो 22 तारीख सिंपल था, 22 तारीख की ट्रांजैक्शन उठाई, मैंने स्टैम्प पैड्स, पेपर, पेंसिल लिखा 170 एंड 170। इज इट क्लियर? 22 के बाद 26 तारीख परचेस ऑफिस फाइल्स। ऑफिस फाइल्स इज अगेन स्टेशनरी आइटम, यस और नो। फाइल्स, बुक्स, नोटबुक्स, ये सारी चीजें स्टेशनरी आइटम है, तो फाइल्स इज ऑल्सो अ स्टेशनरी आइटम। तो 26 तारीख की ट्रांजैक्शन फिर से मैं उठा रहा हूं, लिख रहा हूं बाय फाइल्स,
परचेस्ड या बाय ऑफिस फाइल्स परचेस्ड या जस्ट बाय ऑफिस फाइल्स, अमाउंट में कितने रुपए की फाइल्स है 110, तो मैंने अमाउंट पेड में लिखा 110, राइट। एंड अगेन मुझे इसे एनालिटिकल कॉलम में रिकॉर्ड करना है, तो ऑफिस फाइल बिंग प्रिंटिंग स्टेशनरी 110 रुपीज को उठाऊंगा, प्रिंटिंग स्टेशनरी के कॉलम में 110 रुपीज लिखूंगा, तो मैंने 110 उठाया, प्रिंटिंग स्टेशनरी के कॉलम में 110 रुपए की एंट्री की, क्योंकि फाइल्स इज अ स्टेशनरी आइटम। यहां तक क्लियर है। तो 26 के बाद चलते हैं 30 तारीख के ट्रांजैक्शन। 30 तारीख को कह रहे पेड फॉर रिपेयर्स ऑफ मशीनरी। किस लिए पे किया? मशीनरी के रिपेयर्स के लिए पे किया। कितना पे किया? 230 रुपीज पे किया। तो इमीडिएटली मैं क्या करूंगा, रिपेयर्स की एंट्री उठाऊंगा, पर्टिकुलर्स में आ रहा हूं, लिख रहा हूं 30 तारीख, उसके आगे लिख रहा हूं बाय रिपेयर्स ऑफ मशीनरी। कितना पे किया रिपेयर्स ऑफ मशीनरी? 230। मैंने मशीनरी के रिपेयर्स के लिए 230 रुपीज पे किए। दिस इज हाउ माय पर्टिकुलर्स की एंट्री शुड लुक लाइक, राइट। अगेन रिपेयर्स के लिए हमने कौन सा एनालिटिकल कॉलम बनाया? तो रिपेयर्स के लिए मैंने अलग से रिपेयर्स का एनालिटिकल कॉलम बनाया, यस और नो। तो ये 30 तारीख के 230 रुपए उठा के मैं एनालिटिकल रिपेयर्स कॉलम में लिख रहा हूं 230। तो 230 इज माय रिपेयर्स की अमाउंट, जो मैंने रिपेयर्स के लिए एनालिटिकल कॉलम अलग से बनाया हुआ है हमने, यस और नो। तो 230 मैंने उठाया, एनालिटिकल कॉलम में 230 रुपीज लिख लिए। तो दिस इज हाउ माय 30 तारीख की एंट्री शुड अपीयर कि पेड फॉर रिपेयर्स ऑन मशीनरी, अमाउंट में 230 एंड रिपेयर्स कॉलम में 230। यहां तक क्लियर है। तो 30 तारीख यानी कि लास्ट ट्रांजैक्शन थी। वी आर डन विथ ऑल द ट्रांजैक्शन। 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक के सारी एंट्रीज मुझे दिख रही है। कुछ रिसिप्ट्स में है, कुछ पेमेंट में है। पेमेंट में जितनी एंट्रीज थी मैंने उनको एनालिटिकल कॉलम में लिख लिया। अब आपका काम क्या है, तो आपको इन सब का टोटलिंग करना है, राइट। अमाउंट पेड कॉलम से लेके लेजर कॉलम तक जैसे मैंने लाइन ड्रॉ किया वैसे आप भी अपने नोटबुक में लाइन ड्रॉ करो। एलएफ में लाइन ड्रॉ नहीं करनी है तो देखो किस प्रकार मैंने लाइन ड्रॉ की है, उस प्रकार से लाइन ड्रॉ करो। एंड मैं आपको 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। अमाउंट पेड का टोटल ले लो, कैरेज का दैट इज कुरियर एंड पोस्टेज का टोटल ले लो, फिर कैरेज का, प्रिंटिंग स्टेशनरी, रिपेयर्स, मिसलेनियस एक्सपेंसेस एंड लास्ट कॉलम इज लेजर। मुझे हर एक कॉलम का आपसे टोटलिंग चाहिए, तो इमीडिएटली वीडियो को पॉज करो एंड इन सब का टोटल ले लो। चलो तो पॉज द वीडियो। चलो तो सबने टोटल किया। लेट्स चेक आपका टोटल क्या आ रहा है और मेरा टोटल क्या आ रहा है। तो अमाउंट पेड में जितने भी एंट्रीज है उन सब का टोटल आ रहा है 2311। वही टोटल मैंने नीचे भी लिख लिया 2311। तो अमाउंट पेड की सारी एंट्रीज का टोटल आ रहा है 2311। मैंने नीचे लिखा 2311। सेम वे कुरियर कार्टेज में एक ही एंट्री दिख रही है 240, तो उसका टोटल इज 240। सिंपल, एक ही एंट्री है 240। फिर अगला कैरेज कार्टेज एक ही एंट्री है 180, तो उसका टोटल भी नीचे लिख रहा हूं 180। फिर प्रिंटिंग स्टेशनरी में 2 एंट्रीज दिख रही है तो उसका टोटल आ रहा है 280, तो फिर से मैं नीचे लिख रहा हूं 280, शॉर्ट नो। फिर अगला कॉलम कौन सा है? रिपेयर्स। रिपेयर्स में भी एक ही एंट्री 230, तो टोटल भी लिख रहा हूं 230। एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस में 3 एंट्रीज है, उनको ऐड करोगे तो उनका टोटल आ रहा है 581। मैं नीचे भी लिख रहा हूं 581। एंड लास्ट कॉलम लेजर में देयर आर 2 एंट्रीज, दोनों की टोटल इज 800, तो नीचे भी मैं लिख रहा हूं 800। तो दिस इज हाउ फाइनली माय ऑल टोटल शुड अपीयर। अमाउंट पेड की टोटल आ रही है 2311, यानी कि इस महीने हमने टोटल पेटी खर्चे किए 2311। बट किस किस पर 2311 खर्च किए? तो 2311 में से कुरियर पोस्टेज पे 240 रुपीज खर्च किए। तो मुझे एनालिसिस मिल रहा है कि टोटल खर्चा इज 2311, बट कहां कहां खर्च किए? तो मेरे पास सिंपल आंसर है कि मैंने कुरियर एंड पोस्टेज पे 240 खर्च किए, मैंने कैरेज एंड कार्टेज पे 180 खर्च किए, मैंने प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पे 280 खर्च किए, मैंने रिपेयर्स पे 230 खर्च किए, मैंने मिसलेनियस एक्सपेंसेस पे 581 खर्च किए, एंड लेजर पर्सनल या फिर रियल अकाउंट पे मैंने 800 रुपीज खर्च किए। तो दिस इज द एनालिसिस ऑफ द टोटल एक्सपेंस। टोटल अमाउंट पेड इज 2311, यस और नो, बट कहां खर्च किए? तो ये उसका एनालिसिस है, ब्रेकअप है। दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज एनालिटिकल पेटी कैश बुक। इज इट क्लियर कि मुझे टोटल खर्चों का डिवीजन या एनालिसिस मिल रहा है, राइट। बट ये सिंपल पेटी कैश बुक जब हमने बनाया था पहला क्वेश्चन, तो उसमें हमें एनालिसिस नहीं मिला था, हमें बस टोटल खर्चा मिला कि कितना टोटल खर्च हुआ, उसमें ये एनालिसिस नहीं था। तो ये एनालिसिस मुझे इस बार मिला कि हेड कैशियर मुझे पूछेगा, जब ये सारा हिसाब मैं हेड कैशियर के हाथ में रखूंगा तो हेड कैशियर मुझे पूछेगा कहां कहां खर्च किया। 2311 तो खर्च दिख रहा है, कहां? तो अब बोलोगे देखो आगे एनालिसिस है इसका। तो 2311 का दिस आर दी एनालिसिस। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो टोटलिंग तो हो गया,
यहाँ तक क्लियर है। अब टोटलिंग के बाद हमें एनालिटिकल पेटी कैश बुक को क्या करना है, बैलेंस करना है। तो बैलेंसिंग के लिए मैं अमाउंट रिसीव्ड की भी टोटल ले रहा हूँ। तो बैलेंसिंग के लिए अमाउंट रिसीव्ड की टोटल आ रही है 2600। तो अमाउंट रिसीव्ड की टोटल इज 2600 एंड अमाउंट पेड की टोटल इज 2311। तो टू बैलेंस मुझे क्या करना पड़ेगा, बड़ी अमाउंट दोनों तरफ लिखनी पड़ेगी। तो मैं टोटल में दोनों तरफ लिख रहा हूं 2600। इज इट क्लियर? जैसे इससे पहले हम 2 कॉलम कैश बुक, सिंपल कैश बुक बैलेंस करते थे, उसी प्रकार मैंने अमाउंट रिसीव्ड की टोटल ली 2600 एंड अमाउंट की टोटल मेरे पास है, अमाउंट पेड की टोटल है 2311। तो बड़ी अमाउंट 2600 मैंने नीचे टोटलिंग के लिए लाइन ड्रॉ की एंड दोनों तरफ लिखा 2600, राइट। अब आई हैव टू कैलकुलेट द डिफरेंस। बड़ी अमाउंट 2600 माइनस छोटी अमाउंट 2311, डिफरेंस आ रहा है 289, जो मैं अमाउंट पेड की तरफ लिखूंगा क्योंकि अमाउंट पेड छोटा है तो डिफरेंस छोटी की तरफ जाएगा। तो टोटल के लाइन के ऊपर मैं लिख रहा हूं 289 एज माय बैलेंसिंग फिगर, जिसे मैं पर्टिकुलर्स में लिखूंगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन एंड उसकी डेट में लिखूंगा 30 तारीख, क्योंकि जो हमारा करंट पेटी कैश बुक है वो कौन से मंथ के लिए हम बना रहे हैं, हम जून के लिए बना रहे हैं। तो जून महीने का आखिरी दिन आएगा 30 तारीख। तो इट इज 30 जून को मेरे पास है बाय बैलेंस कैरिड डाउन 289। यहाँ तक क्लियर है? आई डोंट थिंक सो कुछ मुश्किल था, राइट। हमने पहले पेटी कैश बुक बनाया, सारे कॉलम्स बनाया, उसमें सारी एंट्रीज पोस्ट की, फिर मैंने अमाउंट पेड से लेके लेजर तक सारे कॉलम्स का टोटल किया। टोटलिंग के बाद मैं बैलेंसिंग कर रहा हूँ। बैलेंसिंग के लिए मैंने अमाउंट रिसीव्ड का टोटल देखा 2600 आ रहा है, अमाउंट पेड का टोटल 2311 आ रहा है, राइट। तो बड़ी अमाउंट 2600 मैंने दोनों तरफ लिखी एंड डिफरेंस 289 कैलकुलेट करके मैंने अमाउंट पेड के कॉलम में लिखा, क्योंकि अमाउंट पेड कम है, अमाउंट रिसीव्ड ज़्यादा है, तो जिस साइड छोटा है उस तरफ मैंने बैलेंसिंग लिखा। तो जब भी हम बैलेंस कैरिड डाउन की एंट्री करते हैं, इमीडिएटली हमें कैरिड डाउन को क्या करना पड़ता है, ब्रॉट डाउन करके नीचे लिखना पड़ता है। तो उसी कैरिड डाउन को मैं नीचे लिख रहा हूं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 तारीख ऑफ द न्यू मंथ दैट इज जुलाई 1 एंड अमाउंट रिसीव्ड में कैरिड डाउन ब्रॉट डाउन उल्टा होगा, एक दूसरे के ऑपोजिट। अगर कैरिड डाउन पेड में है तो ब्रॉट डाउन रिसीव्ड में आएगा। इज इट क्लियर? तो जो 289 रुपीज अमाउंट थी वो पेड से रिसीव्ड कॉलम में आ गई। बाय के जगह में लिख रहा हूं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, डेट लिख रहा हूं नए महीने की 1 तारीख यानी कि जुलाई 1 एंड अमाउंट रिसीव्ड में 289। तो मेरा कैरिड डाउन ब्रॉट डाउन हो गया। बट यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर अभी भी एक छोटा सा पॉइंट बाकी है, जो अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो हमने हाईलाइट किया था इम्प्रेस्ड सिस्टम। कौन सा पॉइंट बाकी है? इम्प्रेस सिस्टम। यहाँ पर हमें एनालिटिकल पेटी कैश बुक बनाना है अंडर इम्प्रेस सिस्टम। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? इम्प्रेस सिस्टम के अंडर हमें एनालिटिकल पेटी कैश बुक बनाना है। तो वेयर इज इम्प्रेस सिस्टम? हमने अप्लाई नहीं किया, हमने जैसे कल सॉल्व किया वैसे ही अभी तक सॉल्व किया, वही किया, ब्रॉट डाउन आया। अब ब्रॉट डाउन आने के बाद यू हैव टू थिंक ऑन इम्प्रेस सिस्टम। ब्रॉट डाउन आने के बाद आपको इम्प्रेस सिस्टम पर काम करना है। उससे पहले इम्प्रेस सिस्टम क्या है, कैसे करना है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। वंस द बैलेंस इज ब्रॉट डाउन इन द न्यू मंथ, जुलाई में मैं ब्रॉट डाउन लेके आया बैलेंस। अब थिंक कि अरे क्वेश्चन में तो इम्प्रेस सिस्टम कहा था। अब व्हाट डू यू मीन बाय इम्प्रेस सिस्टम? तो इम्प्रेस सिस्टम का मतलब है देयर इज अ फिक्स्ड अमाउंट जो आपके पास हर महीने शुरुआत में होनी चाहिए, राइट। व्हाट आई एम सेइंग? मैं कह रहा हूं हर महीने के शुरुआत में, बीइंग अ पेटी कैशियर, हर महीने की शुरुआत में आपके हाथ में एक फिक्स्ड अमाउंट होनी चाहिए। उसी फिक्स्ड अमाउंट से आपको पैसे खर्च करने हैं। से फॉर एग्जांपल आपको हर महीना पॉकेट मनी मिलती है। आपको हर महीना जो पॉकेट मनी मिलती है, आपके पेरेंट्स आपको बताते हैं कि आपके पास हर महीने की शुरुआत में 3000 रुपये होने चाहिए, राइट। 3000 रुपये के लिए जितने कम पड़ेंगे उतना हम देंगे। से फॉर एग्जाम्पल ये आपका पहला महीना है, इससे पहले आपके पास कुछ नहीं था, ये आपका पहला महीना है, तो आपके पेरेंट्स ने आपके हाथ में 3000 रुपये रखे, राइट। और उन्होंने कहा कि ये 3000 आपका पॉकेट मनी है फॉर दिस मंथ। आपके छोटे मोटे जो खर्चे होंगे कि 3000 उसके लिए आपको यूज करने हैं। सो 3000 यू गॉट एज अ पॉकेट मनी, राइट। अब पॉकेट मनी देते वक्त आपके पेरेंट्स ने कहा कि अगले महीने आपके पास जितना पैसा बचेगा, राइट, प्लस 3000 रुपये कंप्लीट करने के लिए जितने पैसे की जरूरत है उतना ही हम आपको देंगे। अगले महीने हम आपको 3000 नहीं देंगे, अगले महीने आपके हाथ में टोटल 3000 होने चाहिए, इतना ही पैसा हम आपको देंगे। मीन्स व्हाट कि नेक्स्ट मंथ की 1 तारीख को मेरे पास जेब में 3000 होने चाहिए। अगर 3000 नहीं है तो 3000 होने के लिए जितना कम पड़ रहा है उतना आपको पेरेंट्स एक्स्ट्रा पैसा देंगे। इज इट क्लियर? से फॉर एग्जाम्पल आपको पहले महीने 3000 मिले, पेरेंट्स ने आपको कहा कि अगले महीने हम आपको 3000 नहीं देंगे, अगले महीने 3000 पूरा करने के लिए जितना पैसा कम पड़ेगा उतना पैसा हम आपको देंगे। मतलब आपके हाथ में अमाउंट 3000 से ऊपर नहीं जाएगी,
राइट। सो फॉर एग्जाम्पल आपने इस महीने खर्च किए 3,000 में से आपने 2,000 खर्च किए, तो आपके पास अगले महीने की शुरुआत में 1,000 ऑलरेडी जेब में थे, राइट। आपके पेरेंट्स ने आपको क्या कहा था कि हम आपको अगले महीने में 3,000 रुपया कंप्लीट करने के लिए जितना कम पड़ेगा उतना देंगे। तो पहले महीने तो उन्होंने आपको 3,000 दे दिए, उस 3,000 में से आपने 2,000 रुपये खर्च कर दिए, तो अगले महीने की शुरुआत में आपके हाथ में ऑलरेडी 1,000 है। तो आपके पेरेंट्स ने आपको पूछा कि आपके पास कितना है, आपने कहा 1,000 है, तो आपके पेरेंट्स ने आपके हाथ में और 2,000 रखे, यानी कि आपका टोटल अमाउंट 3,000 हुआ। तो दैट 3,000 अमाउंट विल बी कॉल्ड एज इंप्रेस्ड अमाउंट, कि आपके हाथ में 1 तारीख को हमेशा 3,000 रुपये होने चाहिए। तो मान लो दूसरे महीने में आपने 1,500 खर्च किए, तीसरे महीने में आपके पास ऑलरेडी 1,500 थे, तो आपके पेरेंट्स आपको और 1,500 ही देंगे, मतलब आपके पास फिर से 3,000 होगा। गेटिंग इट? उस महीने आपने 2,200 रुपए खर्च किए, तो उसके अगले महीने में आपके पास 800 रुपए ही थे, तो 800 रुपए है 3,000 कंप्लीट करने के लिए जितना पैसा कम पड़ेगा उतना। सो एट एनी स्टार्ट ऑफ मंथ आपके हाथ में 3,000 रुपए होने चाहिए। तो आपके पास जितना है, राइट, प्लस जितना कम पड़ रहा है इंप्रेस्ड अमाउंट के लिए, तो आपके और आपके पेरेंट के बीच में इंप्रेस्ड अमाउंट तय हुई थी 3,000 रुपए। बट इस क्वेश्चन में इंप्रेस्ड अमाउंट नहीं पता है, तो हमें पहले इंप्रेस्ड अमाउंट फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि कितना है आपका इंप्रेस्ड अमाउंट। तो उसके लिए मैं फिर से क्वेश्चन में देख रहा हूं कि मेरे पास जुलाई महीने की शुरुआत में 335 रुपीज थे, जुलाई महीने की शुरुआत में 335 थे, एंड हेड कैशियर ने मुझे 2,165 दिए, राइट। तो मुझे टोटल अमाउंट मिली 335 प्लस 2,165 यानी कि 2,500। सो माई इंप्रेस्ड अमाउंट इज 2,500, या इस क्वेश्चन की इंप्रेस्ड अमाउंट इज 2,500। सो हर महीने की शुरुआत में 2,500 रुपए मेरे पास होने चाहिए। तो देखो जुलाई महीने में मेरे पास 335 थे, 2,500 कम कर या 2,500 तक पहुंचने के लिए हेड कैशियर ने मुझे 2,165 दिए। सो माय टोटल इंप्रेस्ड अमाउंट का कैलकुलेशन इसकी मेरे हाथ में 335 थे, प्लस हेड कैशियर ने मुझे 2,165 दिए। सो माय टोटल इंप्रेस्ड अमाउंट हैज़ टू बी 2,500। उन्होंने यहाँ पर इंप्रेस्ड की अलग से अमाउंट नहीं बताई है, हमने कैलकुलेट की कि इस महीने का कैलकुलेशन क्या बनता है। मेरे पास 335 था, ये सर ना क्वेश्चन देख रहा हूं मैं, 335 था, हेड कैशियर ने 2,165 दिए, सो टोटल इंप्रेस्ड अमाउंट इज 2,500। इज इट क्लियर? तो मतलब हर महीने के शुरुआत में आपके पास 2,500 रुपए होने चाहिए। अगर 2,500 के लिए आपको पैसा कम पड़ रहा है तो हेड कैशियर उतना आपको देगा। हेड कैशियर आपको 2,500 नहीं देगा, हेड कैशियर 2,500 में से आपके पास जितना है उतना काटेगा, बचा हुआ अमाउंट देगा। सो आपके पास टोटल अमाउंट शुड बी 2,500। तो चेक करते हैं, जुलाई महीना अभी हमने स्टार्ट किया बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो जुलाई महीने में मेरे पास बैलेंस ब्रॉट डाउन है 289। मेरे पास बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है? 289। तो मेरे पास 2,500 है क्या जुलाई महीने की शुरुआत में? आंसर इज नो, मेरे पास केवल 289 है। तो मुझे हेड कैशियर से कितना मिलेगा? तो मुझे हेड कैशियर से मिलेगा 2,500 माई इंप्रेस्ड अमाउंट माइनस मेरे हैंड में, मेरे हाथ में 289 है, तो मुझे हेड कैशियर से 2,211 मिलेगा। हेड कैशियर मुझे कितना पे करेगा? 2,211 पे करेगा। मेरे पास 289 है, इंप्रेस्ड अमाउंट इज 2,500, तो इन दोनों का डिफरेंस मेरे पास 2,500 होने चाहिए, मेरे पास है 289। तो 2,500 के लिए मुझे कितना पैसा कम पड़ रहा है? मुझे 2,211 रुपीज कम पड़ रहा है। तो 2,211 विल बी गिवन बाय द हेड कैशियर टू मी एज द इंप्रेस्ड अमाउंट, या टू कंप्लीट द इंप्रेस्ड 2,500 है। 2,500 तक पहुंचने के लिए कितना कम पड़ रहा है उतना हेड कैशियर मुझे देगा। तो 2,500 तक पहुंचने के लिए 2,211 रुपया कम पड़ रहा है, तो हेड कैशियर मुझे जुलाई की 1 तारीख को 2,211 रुपये पे करेगा, राइट। तो इसे लेने की एंट्री मुझे करनी पड़ेगी। तो 2,211 रुपये में उठा रहा हूं, मैं लिख रहा हूं टू कैश अकाउंट 1 तारीख, अमाउंट रिसीव्ड में 2,211। इज इट क्लियर? तो मेरे पास 289 जुलाई महीने का ओपनिंग बैलेंस था, राइट। 2,211 रुपीज़ मुझे 2,500 तक पहुंचने के लिए कम पड़ रहे थे, तो उतना मैंने हेड कैशियर से लिया। अब 289 प्लस 2,211 अगर आप रफ कैलकुलेशन करोगे तो बन जाएगा 2,500। तो जुलाई महीने की शुरुआत करने के लिए मेरे पास 2,500 आ गए, बट जुलाई महीने के खर्च नहीं है हमारे पास, हमें बस इतना ही लिखना है, राइट। तो जो इंप्रेस्ड सिस्टम या इंप्रेस्ड अमाउंट है वो आपको नए महीने की या अगले महीने की, आपको जुलाई महीने की इंफॉर्मेशन दी थी, यस और नो? तो आपको जुलाई महीने का बैलेंस दिया था, तो मैंने अगस्त महीने का बैलेंस लिख लिया एज टू कैश
2211। तो अगस्त महीने का मुझे बैलेंस मिल गया, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 289 हमने बैलेंस करके नीचे लाया एंड इम्प्रेस्ड अमाउंट 2211 अभी हमने कैलकुलेट करके लिख ली, राइट। तो यहाँ पर हमारा कैलकुलेशन कंप्लीट हुआ, सम कंप्लीट हुआ और कुछ आगे करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो मैंने जुलाई का बैलेंस 289 अगस्त में लेके आया एज टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 तारीख। फिर इंप्रेस्ट कंप्लीट करने के लिए मेरे पास 2211 रुपीज कम पड़ रहे थे, तो मैंने कैश ले ली हेड कैशियर से। हेड कैशियर को कहा कि हमारा इंप्रेस्ट अमाउंट 2500 है, मेरे पास 289 है, अब मुझे और 2211 चाहिए आपसे। इज इट क्लियर? तो मैंने 2211 आपसे ले लिए, तो मेरा इंप्रेस्ट अमाउंट बन गया 2500। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 2 कंप्लीट हुआ, राइट। नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉल्व करने वाले प्रैक्टिकल एग्जाम्पल 4। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा सॉल्व करने वाले हम? प्रैक्टिकल एग्जाम्पल 4। तो आज का आपका होमवर्क ये है कि इस प्रैक्टिकल एग्जाम्पल 4 को पढ़ना है एंड उसके एनालिटिकल खर्चे के मार्क करने, मतलब खर्चे पढ़ो और उसके आगे मार्क करो कि कौन सा इस खर्चे के लिए कौन सा कॉलम बनाना पड़ेगा। जैसे हमने पहले और दूसरे क्वेश्चन की शुरुआत की थी कि क्वेश्चन पढ़ा, खर्चे पढ़े और आगे मार्किंग किया, वैसे ही आपको इस क्वेश्चन के लिए भी मार्किंग करना है। इज इट क्लियर? तो आज के लेक्चर में हम यही रुकते हैं। कल के लेक्चर में हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल 4 सॉल्व करेंगे, जिसका आपको कॉलम्स मार्क करके रखना है। डोंट ड्रॉ द फॉर्मेट। हम पहले क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं आपका और मेरा मार्किंग सेम है या नहीं, फिर उसके हिसाब से फॉर्मेट रेडी करके सॉल्व करते हैं। बट तब तक इस कंसेप्ट को, इंप्रेस सिस्टम के कंसेप्ट को फिर से रिवाइज करो। डाउट होगा तो कल के क्वेश्चन में भी इंप्रेस सिस्टम फिर से है, वहां पर आपका क्लियर हो जाएगा। इज इट क्लियर? चलो, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के लेक्चर में। तब तक हैव अ गुड डे, सी यू टुमारो, बाय।